एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के मैराथन के क्वेश्चंस और सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग द इफेक्ट ऑफ मदर टंग इन लर्निंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टर्म्ड एज पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, बायलेटरल ट्रांसफर या जीरो ट्रांसफर। तो हम पहले से ही एक भाषा बोल रहे हैं और अगर हमें कोई नई भाषा सीखनी है तो हमें उसका एक्सेंट सीखने में, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी मदर टंग की आदत है। तो एक्चुअली हमें ये दूसरी चीज को सीखने में कहीं ना कहीं हिंडर कर रहा है, इसलिए ये एक नेगेटिव ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पीपल सेंटर्ड लर्निंग इज prominence to acquire knowledge, classroom is silent, students express their ideas freely, evaluation is done by the teacher only। तो विद्यार्थी केंद्रित अगर हमें शिक्षा की बात करनी है तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनको हमें फुल फ्रीडम देनी होगी कि वो अपने आइडियाज को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। लर्निंग is not affected by a learner's emotion, has very little connection with emotions, is independent of learner's emotion, is influenced by learner's emotions। तो यहाँ पर जो लर्निंग होती है वो शिक्षार्थी की भावनाओं से पूरी तरीके से प्रभावित होती है। तो सही आंसर होगा डी। The achievement of learning is skills, knowledge, attitude, all of these। तो लर्निंग से हम ये सारी ही चीजें सीख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा all of these। The most appropriate meaning of learning is acquisition of skills, inculcation of knowledge, modification of behavior, personal adjustment। तो learning को हम कैसे देखते हैं? learning की बेस्ट डेफिनेशन होती है व्यवहार में परिवर्तन। सीखने से पहले कोई काम आप नहीं कर सकते थे, सीखने के बाद अब आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, अब आप उसको करने में सक्षम है, तो हमें मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार में संशोधन दिखाई देगा। Attitude of the teacher that affects teaching pertains to अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, कोनेटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। तो यहाँ पर बात हो रही है कि टीचर का जो एटीट्यूड है उसे आप किस डोमेन में रखोगे। तो एटीट्यूड क्या है? एक अफेक्टिव डोमेन में, एक भाव हुआ तो भावात्मक पक्ष में ये रखा जाएगा। फिर जो आपका कोनेटिव डोमेन है, कोनेटिव साइकोमोटर को ही पहले बोला जाता था, जिसे हम हिंदी में क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। आज उसी को हम मनोगत्यात्मक पक्ष यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं। और संज्ञानात्मक पक्ष तो आप जानते ही हैं, नॉलेज से रिलेटेड है। भावात्मक पक्ष की हमने बात की, ये आपके भावों से, फीलिंग से रिलेटेड है। परंपरागत कक्षा शिक्षण में प्रदत्त कक्षा कार्यों की प्रकृति होती है संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, उपरोक्त में से सभी। तो जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स आपकी होती हैं वहां पर मेजरली आप जो काम करवाते हो, बच्चों को याद कराने वाला काम करवाते हो, लिखने वाला, समझाने वाला, जहां आपके कॉग्निटिव स्किल्स, आपके संज्ञानात्मक जो क्षमताएं हैं उनका यूज यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, दिमागी जो आपकी चीजें हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कम होते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम में, अब ज्यादा यूज होने लगा है ना, ज्यादा एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल्स कराए जाने लगे हैं। तो यहाँ पर कौन से आपको ज्यादातर कक्षा कार्य में आपकी प्रकृति क्या दिखेगी? संज्ञानात्मक। ठीक है, नेक्स्ट, लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस। तो बच्चों को तब तक नहीं सिखाया जाता जब तक they are taught according to the needs of social aims of education, they know that material being taught will be tested in their near future, they are prepared to learn, they are asked about their learning in schools by their parents at home on a daily basis। तो आप बच्चों को तब तक कुछ नहीं सिखा सकते जब तक बच्चे खुद से सीखने को तैयार नहीं है। they are ready to learn। Which of the following is not an element of learning event? तो learning event के यहाँ पर कौन सा तत्व नहीं है आपसे पूछा है? लर्नर, इंटरनल कंडीशन, स्टिमुलस या टीचर। तो देखिए, लर्नर तो किसी भी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनल कंडीशंस बिल्कुल प्रभावित करती हैं एक लर्नर की सीखने की जितनी भी चीजें हैं उसको। देन स्टिमुलस, कोई ना कोई उत्तेजना है, उद्दीपन होनी चाहिए, वही एक मोटिवेशन काम करता है, तभी बच्चा सीख पाता है। लेकिन टीचर का जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर होगा तभी लर्निंग होगी, लर्निंग ऐसे भी होती रहती है टीचर के बिना भी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लर्निंग इवेंट का एलिमेंट नहीं है वो है टीचर। Which of the following factors supports learning in a classroom? Increasing the number of tests to motivate children to learn, supporting the autonomy of children by the teacher, sticking to one particular method of instruction to maintain uniformity, increasing the time interval of period from 40 minutes to 50 minutes। तो कौन सा कारक है जो बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट करेगा? तो जब आप बच्चों को स्वायत्तता देंगे, ऑटोनॉमी देंगे, अपने डिसीजन खुद लेने की आप उनको वहां पे पावर देंगे, तो वो क्या होगा? बच्चों को लर्निंग के लिए और ज्यादा मोटिवेट करेगा, उनकी लर्निंग को सपोर्ट करेगा।
नेक्स्ट है which one of the following may is a factor that affects learning positively? Fear of failure, competition with peer, meaningful association, pressure from parents. तो इसमें सही आंसर है meaningful association. जब बच्चे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के साथ अपनी लर्निंग को एसोसिएट कर पाएंगे, जो चीज है वो सीख रहे हैं उसको वो जोड़ पाएंगे, तभी बच्चों की लर्निंग जो है वो ज्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट होगी. फिर देखिए Which of the following is a type of transfer of learning? Positive, negative, zero, all of the above. तो ये सभी जो है आपकी types of learning है. अगर पहले से सीखी हुई चीज नई चीज को सीखने में हेल्प करती है तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है. अगर पहले सीखी हुई चीज नई चीज को सीखने में बाधा क्रिएट करती है, नेगेटिव ट्रांसफर है. अगर पहले सीखी हुई चीज और नई सीखने वाली चीज में कोई भी रिलेशन नहीं है तो वो जीरो ट्रांसफर होता है. Individual differences can be taken into account by the use of audio visuals. In this context, which of the statement is correct? Talented pupils can learn how to prepare and use such aids. Even in borderline child can respond to the teacher by seeing such aids. Blind children can take the help of audio aids to learn. या all of the above. तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें अपनी कक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो ये सारी ही बातें कहीं ना कहीं यहाँ से फुलफिल हो रही है. जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो टीचिंग एड्स को प्रिपेयर करना भी सीख सकते हैं. देन जो बॉर्डर लाइन पे बच्चे होते हैं वो इस तरह की एड जब टीचर्स यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी आंसर करने को तैयार. बॉर्डर लाइन पे मतलब अभी बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है कॉग्निटिव लेवल पे और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही डम बच्चे, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे है वो. ब्लाइंड बच्चे जो है वो ऑडियो एड्स की हेल्प ले सकते हैं सीखने के लिए. तो ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा. नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन रिलेट टू डिफरेंसेस इन देयर एनवायरनमेंट, डिफरेंसेस इन देयर हेरिडिटी, डिफरेंसेस इन बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, या एन इंटरेक्शन बिटवीन फैक्टर्स ऑफ हेरिडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो देखिए कभी भी कोई जो चीज बच्चे की ग्रोथ को या डेवलपमेंट को कोई भी लर्निंग को प्रभावित कर रही है तो वो हमेशा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है. ठीक है, हेरिडिटी एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन. लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट. तो बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन क्लास अ टीचर शुड. तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि गर्ल्स को गर्ल्स वाले ही काम देंगे, बॉयज को बॉयज वाले ही काम देंगे. तो अगर इसे अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए? एंकरेज बॉयज टू टेक रिस्क एंड बी बोल्ड, try to put both boys and girls in non-traditional roles, appreciate students good work by saying good girl or good boy, या discourage girl from taking part in wrestling. तो अगर नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में बच्चों को डाला जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है जो काम गर्ल्स करती आ रही वही काम गर्ल्स को दिया जाए, जो काम बॉयज करते आ रहे वही काम बॉयज को दिया जाए. अगर नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में उन्हें रखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ा जा सकता है. नेक्स्ट है इफ वी ट्रैक द प्रोफिशिएंसी अचीव बाय अ स्टूडेंट फॉर अबाउट 6 months who learns drawing then the obtained learning curve is. तो अगर आप बच्चे की जो सीखने की 6 महीने तक उससे जो सीखा है उसको आप एक कर्व के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे तो आपको किस तरह का ग्राफ मिलेगा? तो बेसिकली आपसे पूछा है लर्निंग कर्व कैसा होता है. तो लर्निंग कर्व हमेशा आपका एस शेप होता है. स्टार्टिंग में आप क्या देखोगे? पॉजिटिवली आप आगे बढ़ते हो, इसके बाद थोड़ा सा स्लो आता है यहाँ पे, इसके बाद आप एक प्लेट्यू पे पहुंच जाते हो. ठीक है, यहाँ पर अब आगे और फर्दर कोई लर्निंग नहीं हो रही. तो एस टाइप का कर्व होता है. सीखने के वक्र के प्रथम चरण की स्थिति होती है प्रारंभिक तेजी, नीचे की ओर ढाल, पठान या उपरोक्त में से कोई नहीं. तो ये है प्रारंभिक तेजी जो हमने अभी अभी किया. तो ये थे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस. हाय गाइस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे आपका सबसे पहला सवाल है अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड इन मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है किसको, किलोमीटर पर आवर को, तो आप क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको कितना मिलेगा? 18 10 टाइम्स 180, सो 10 into 5 50. तो 50 क्या इसका राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ मेनी मीटर्स विल अ ट्रेन कवर इन 15 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 82.6. यानी स्पीड ये है और टाइम इतना है और कितना डिस्टेंस कवर होगा, और आंसर लगभग आपको सारे मीटर में दिए. तो आपको थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना है और आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है. तो स्पीड कितना है यहाँ पे 82.6. ठीक, इसको कर लीजिए आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 5/18. इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और टाइम आपको 15 मिनट दिया है तो 15 इंटू क्या कर लीजिए
60 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो किलोमीटर पर आवर है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आप 15 मिनट है आपके पास, अब यहाँ पे सेकंड में आपके पास है नीचे, क्योंकि मीटर पर सेकंड है, टाइम सेकंड में आ गया, और यहाँ पे 15 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है 20650। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी किलोमीटर विल अ स्कूटर राइडर कवर इन 3 hours 20 minutes एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, किलोमीटर, यानी डिस्टेंस की बात चल रही है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका, स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड कितनी है भाई 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 3 घंटे 20 मिनट है। तो एक काम करते हैं, या तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो या इसको आर में कन्वर्ट कर लो, लेकिन आपको आंसर पूछा है किलोमीटर में, तो सबसे बेटर चीज क्या है, आप इस स्पीड को ना जो मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट कर लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, लेकिन अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। ठीक है, तो ये आपके पास 5 है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और आपके पास टाइम जो है वो 3 hours 20 minutes है, तो 3 घंटे पूरे पूरे, और जो 20 मिनट है इसको भी आर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 20/60 हो जाएगा, यानी कि 1/3। तो 3 1/3 आपका यहाँ पे आ गया होल में। अब आप क्या करेंगे, इसको आप नॉर्मल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 3 9 1 10, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10/3 यहाँ पे आ गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चलो काट के सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 3 6 18, 6 दाम 60, तो 60 किलोमीटर आपका आंसर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड के अंदर एक ब्रिज को क्रॉस कर दे रहे हैं, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, तो ब्रिज की लेंथ कितनी आपको बतानी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेन यहाँ पे ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ता है, एक तो खुद की ट्रेन की लंबाई यानी खुद की लंबाई, दूसरा ब्रिज की लंबाई। तो ट्रेन यहाँ पे 100 मीटर लंबी है और ब्रिज मान लेते हैं x मीटर लंबा है। ठीक है, तो अपॉन में ये आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेन को कवर करना होगा, और कितने सेकंड में कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर रही है ब्रिज को, 25 सेकंड में। तो यहाँ पे अपॉन में 25, और ये आपका 72 किलोमीटर पर आवर है। हमने यहाँ पे मीटर में लिया है ऊपर, नीचे सेकंड में लिया है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो ये 72 इंटू 5/18 आप करेंगे, 18 4 जा 72, 5 चक्कू 20, तो यहाँ पे कितना है आपका 100 प्लस एक्स अपॉन में 25, तो ये कितना आ जाएगा 25 दूनी 50, यानी 100 प्लस एक्स बराबर 500, तो x का वैल्यू कितना आ गया 400। तो जो ब्रिज की लंबाई है वो है 400 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनीता कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes, यानी अनीता किसी दूरी को इतने टाइम में कवर कर रही है। ठीक है, इफ शी कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है भाई, x है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2/3 ये डिस्टेंस है, कितने टाइम में कितनी स्पीड से कवर हो रही है भाई ये डिस्टेंस, 4 के हिसाब से, तो अपॉन में 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका टाइम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। ठीक है, दूसरा बाकी बची कितने डिस्टेंस 1/3x, ठीक, अपॉन नीचे आ जाएगा 5, ये आ गया आपका सेकंड डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, स्पीड आपको मालूम है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है भाई 1 hour 24 minutes, यानी 1 + 24/60 कर लो, तो 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो आपका कितना आ जाएगा 5 एकम 5 2 7, 7/5, ये आपका टाइम आ गया। ठीक है, तो ये टोटल टाइम आपका आ गया 7/5, ये आपका T1 हो गया प्लस T2, कुल मिलाकर के 7/5 आपका टाइम लग रहा है आर में। वही तो बोला है कि अनीता कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 hour 24 minutes, तो वो सर्टेन डिस्टेंस क्या है x है। तो अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 5, तो x का वैल्यू निकल के आएगा 6 किलोमीटर। गॉट इट, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे x का वैल्यू निकालना है, बस इक्वेशन कैसे बननी थी वो मैंने आपको बता दिया है, और इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ चीज नहीं है, आप इजीली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 2/3x हो गया, नीचे 4 है अपॉन प्लस करके, सॉरी अपॉन नहीं, ये 2/3x अपॉन 4 प्लस 1/3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 7/5। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली x की वैल्यू क्या मिलेगी 6 किलोमीटर, ऑटोमेटिकली नहीं, मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला सवाल, a student reaches his school 6 minutes late if he travels from his home at a speed of 1/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लेते हैं y डिस्टेंस वो कवर कर रहा है जब वो अपने घर से स्कूल को जा रहा है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये y अपॉन x क्या निकल के आएगा, टाइम। ये कौन सा टाइम है, एक्चुअल टाइम है जिस टाइम पे उसको स्कूल को पहुंचना चाहिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है भाई, जब वो इस स्पीड से जा रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो वो 6 मिनट लेट हो जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है भाई, वाई कवर कर रहा है, लेकिन स्पीड कितनी है भाई, 1/2 यानी कि 5/2, और ये हो जा रहा है लेट। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये लेट हो जा रहा है, यानी टाइम इसको ज्यादा लग रहा है 6 मिनट। तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम कितना है आपका, y प्लस एक्स, इससे 6 मिनट और ज्यादा लग रहे हैं, तो यानी 6 मिनट को आप आर में कन्वर्ट कर लो, 6/60 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा केस लेके देखते हैं। If he travels at a speed of 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर पर आवर, he reaches 6 मिनट बिफोर स्कूल टाइम। अगर ये y डिस्टेंस को वो इस स्पीड से कवर करता है, नहीं 3 दूना 6 7 7/2 इस स्पीड से कवर करता है, तो इसको एक्चुअल टाइम से पहले पहुंच रहा है, कितना मिनट पहले, 6 मिनट पहले, तो -6/60, इसको मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन 1 हो गई और दूसरी इक्वेशन 2 हो गई। अगर मैं इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूं, इक्वेशन 1 में से अगर आप 2 को माइनस करते हो तो साइन चेंज होगा, तो ये कितना आ जाएगा, y अपॉन 5/2 माइनस y अपॉन 7/2 इज इक्वल्स टू, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन x और 6/60 प्लस 6/60 यानी 12/60। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, क्या है, y अपॉन 5/2 माइनस y अपॉन 7/2 इज इक्वल्स टू 12/60, ये तो 12×5 60 हो गया, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। पूछा गया उसने व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम, तो y हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है जो उसके घर से स्कूल तक की दूरी है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आएगा, और ये आंसर आपका है 6 वाला क्वेश्चन है, और तो 7/4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ द स्पीड्स ऑफ ए एंड बी टू कवर अ डिस्टेंस इज 34, सॉरी 34 नहीं है, 3:4 है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ए टेक्स 20 मिनट्स मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन। ठीक, इन हाउ मच टाइम विल ए रीच द डेस्टिनेशन, तो ए डेस्टिनेशन में किस टाइम पे रीच करेगा आपको बताना है। तो भाई 3x स्पीड हो गई ए की और 4x स्पीड हो गई बी की, रेशियो दिया तो हम इस तरह से इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है आपको, ए टेक्स 20 मिनट मोर, तो भाई डिस्टेंस मान लेते हैं y है, a और y सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं y। ठीक है, तो यहाँ पे y अपॉन 3x ये आ गया a का टाइम, और ये आ जाएगा y अपॉन 4x b का टाइम। तो भाई a को टाइम ज्यादा लग रहा है, क्यों, क्योंकि स्पीड उसकी 3x है और b की 4x है, तो b की स्पीड ज्यादा है तो भाई b जल्दी पहुंचेगा, a की स्पीड कम है वो देर में पहुंचेगा। तो इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट यानी कि 20/60 यानी कि 1/3। आप इतनी बात समझ गए होंगे। अब आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 12x आपका एलसीएम आएगा, 3 चक्को 12, x से x कटा तो 4 यहाँ पे आया, मतलब 4y, y में पहले लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे 4 3 12, x x कटा तो 3y बराबर 1/3, तो यहाँ पे सीधे y अपॉन x 12x आ गया, और ये आ गया 1/3, तो 3 चक्को 12, तो यानी y अपॉन 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो y बराबर कितना आ गया 4x, यानी डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, 4x निकल के आ गया। लेकिन हमको बताना है क्या है कि a कितने टाइम पे डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो भाई डेस्टिनेशन पहुंचने का टाइम निकालना है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस आई आपके पास 4x और स्पीड कितनी थी इसकी 3x, तो x x कटा 4/3 यानी कि 1 सही 1/3, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7 का 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला सवाल, ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, बी रन्स थ्राइस एज फास्ट सी, तो मान लो सी का जो स्पीड है x है, तो b का स्पीड कितना होगा, इसका 3 टाइम्स, और a का स्पीड क्या होगा, b का डबल। बोला ना a रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज b, तो ये 6x। अब इसने बोला है इफ c कवर्स अ डिस्टेंस इन 42 मिनट्स, अगर c किसी डिस्टेंस को 42 मिनट्स में कवर कर रहा है तो a उसको कितनी देर में कवर करेगा, देन हाउ मच टाइम विल a टेक टू कवर दैट डिस्टेंस। तो भाई अब देखो c अगर 42 मिनट ले रहा है तो इसका 3 टाइम्स कम टाइम कौन लेगा, b लेगा, तो 42 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 कम 3 चक्को 12, तो 14, यानी 14 मिनट में आपका बी कवर करेगा, और बी से आधे टाइम में, क्योंकि ए बी से डबल दौड़ रहा है तो उसका आधा टाइम कौन लेगा, ए लेगा, तो 14 का आधा कितना आ जाएगा 7। अब बड़े आराम से इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें आएगा रिवर्स रेशियो, और ये आपका इस तरह से जा रहा है, टाइम और स्पीड का रिवर्स रेशियो हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा।
तो यहाँ पे 7 मिनट इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, 8 का ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। A train traveling at a speed of 54 km per hour crosses a electric pole in 9 seconds. Find the length of the train. ठीक है भाई, अगर वो किसी पोल, कोई ट्रेन अगर किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो पोल की लेंथ, जब वो उसको क्रॉस कर रही है तो ट्रेन के कंपैरिजन में उसकी लेंथ कुछ भी नहीं है। तो अगर ट्रेन किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो भाई ट्रेन को खुद का ही डिस्टेंस कवर करना होगा, ठीक है। तो उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की लेंथ x मान लेते हैं और यही क्या आपकी डिस्टेंस है, और ये टाइम आपको निकालना है, और स्पीड कितनी है भाई 54 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस दिया आपको मीटर में दिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 45 गुणा 5/18, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक। फिर 3 दूना 6, 3 पंजे 15, तो कितना आ गया 25/2, और इसने बोला है कितने टाइम में क्रॉस करें, 9 सेकंड में, ठीक है। तो x बराबर 9, t आपको दिया हुआ है 9, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, कहीं गड़बड़ किया मैंने, लेट मी चेक, 54, अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, यहाँ पे 54 होना चाहिए था, माय बैड। तो 54 इंटू 5/18 इज इक्वल्स टू x, और टाइम 9 सेकंड, 9 दूनी 18, और ये आपका आ जाएगा 27 दूनी 54। तो यहाँ पे इसको सीधे सिंप्लीफाई कर दो, 5 7 35, हासिल लगो 3, 5 दूनी 10 3 13, 135 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, 160 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes a person standing beside the railway track in 18 seconds. Find the speed of the train. तो भाई किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है तो पर्सन की लेंथ जो होगी क्रॉसिंग के टाइम पे, वो लेंथ के कंपैरिजन में क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी। तो सीधे आप क्या करेंगे, ट्रेन को खुद का ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये 160/18, यही आपको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आंसर इससे आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन कोई भी आंसर मीटर पर सेकंड में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से काट दीजिए, 5 3 15, और 5 दूनी 10, और 18 से 18 कट गया, तो 32 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10th का सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये in how much time will a 150 meter long train traveling at a speed of 95 km per hour crossing a person traveling at a speed of 5 km per hour in the same direction, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 150 मीटर की लंबी ट्रेन है और एक बंदे को क्रॉस कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। तो जब भी आप सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो ध्यान रखना स्पीड का डिफरेंस आप लेते हैं। तो 150 यहाँ पे और यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है भाई, 5, तो 145 स्पीड हो गई रिजल्टेंट, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18, क्योंकि आंसर सेकंड में है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है भाई 150, और टाइम कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो टी यहाँ पे आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 आया यहाँ पे, और 3 दाम 4 5 9 1 10, नहीं इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात नहीं बनेगी। तो एक काम करते हैं, 30 को काटेंगे नहीं, तो यहाँ पे 145/18, और ये 30 डिवाइड में जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t, ठीक। तो इसको रेसिप्रोकल कर लो, यानी 18 गुणा 30/145, और ये t आ जाएगा, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 5 5 का 30, 5 दूनी 10, और 5 नाम 45, कहीं तो गड़बड़ हुआ है भाई। हाउ मच टाइम will a 150 meter long train traveling at a speed of 95 km per hour crosses a person traveling at a speed of 5 km per hour in the same direction, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं। ओहो 95 की स्पीड है भाई, माफ करना मैंने यहाँ पे 150 को स्पीड ले लिया, दैट इज माय बैड। चेंज कर लेते हैं इसको फटाफट से, तो यहाँ पे 95 - 5, तो यहाँ पे 90 आएगा, 90 इंटू 5/18, और यहाँ पे 150 अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब बहुत इजीली हो जाएगा, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 6 का 150, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 6 सेकेंड, डन। यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, 11वें का ऑप्शन सी, ठीक, 6 सेकंड में कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A train crosses a pole in 15 seconds and a 100 meter long platform in 25 seconds, यानी अगर किसी पोल को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन का लेंथ हम x मान लेते हैं, जो आपको निकालना है, ठीक है। तो x/15 ये स्पीड आ गई, और अगर वो किसी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करी तो उसमें 25 सेकंड लग रहे हैं। तो ट्रेन का लेंथ x है और 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो टोटल डिस्टेंस अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो खुद की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस कवर करनी होगी। तो x + 100 बाई कितना आ जाएगा 25 बराबर, ये आपका आ गया स्पीड। तो दोनों स्पीड है, इनको इक्वेट कर दो, स्पीड तो सेम रहेगी भाई। तो x/15 इज इक्वल्स टू x + 100/25, ठीक।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या 5 3 15 5 5 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5x बराबर 3x प्लस 300, तो ये 3x इधर आएगा तो 2x बराबर 300, तो x इतना आ गया 150। तो ट्रेन की जो लेंथ होगी वो होगी 150 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अ कांस्टेबल सॉ अ थीफ 100 मीटर अहेड ऑफ हिम, as soon as the constable started chasing him, the thief started running. If the speed of the thief is 8 km per hour and the speed of the constable is 10 km per hour, then the distance covered by the thief before being caught is, तो देखो यहाँ पे 100 मीटर का उनका डिस्टेंस है, मतलब उनके बीच का गैप है, यहाँ पे सिपाही है और यहाँ पे चोर है। तो जब चोर आगे बढ़ेगा, मान लो चोर ने एक्स डिस्टेंस कवर किया, भाई अब चोर ने देखा पुलिस वाले को तो भागेगा, तो यहाँ पे उसने कुछ डिस्टेंस कवर की x, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो एक चीज ध्यान रखना, जब वो इसको पकड़ लेगा, जब चोर को सिपाही पकड़ लेगा तो उस समय चोर तो x डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन जो सिपाही है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, वो कवर करेगा 100 प्लस x। तो यहाँ पे स्पीड दी है आपको किसकी, सिपाही की और चोर की, तो यहाँ पे सिपाही की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये स्पीड दी आपको 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 10 इंटू, चलो पहले इसको किलोमीटर में रहने दो, ठीक है, इसको किलोमीटर में रहने दो। और क्या कर सकते हैं, चलो पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 100 प्लस एक्स ओवर टाइम कितना लग रहा है, नहीं मालूम, हमको बता रहे हैं टाइम, टाइम 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 नहीं, यहाँ से टाइम नहीं पता लगेगा, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई। जिस टाइम पे चोर यहाँ पहुंचेगा, जिस टाइम पे चोर इस बिंदु पे पहुंचेगा, उसी टाइम पे पुलिस भी इस बिंदु पे पहुंचेगी, दोनों सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचेंगे ना, क्योंकि पुलिस पकड़ रही है। ये कब पकड़ा जाएगा, जब पुलिस कवर कर लेगी 100 प्लस एक्स और चोर कवर करेगा सिर्फ एक्स, ठीक है। तो टाइम सेम है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे टाइम सेम है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू टी ऑफ चोर। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 100 प्लस एक्स, ये क्या है आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी आपका 100 मीटर बोले ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस ने दी है किलोमीटर पर आवर में, तो आप एक काम करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक। और यहाँ पे आपका आ जाएगा x और ये आपका 8, तो ये आपका आएगा मीटर पर सेकंड, ठीक। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। हमने टाइम को इक्वेट किया कि जितने टाइम में यहाँ पे चोर पहुंचेगा, सिर्फ उतने ही टाइम में पुलिस भी यहाँ पे पहुंच जाएगी, और जब दोनों सेम टाइम पे यहाँ पहुंच गए तो मतलब चोर ने पुलिस को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, झगड़ा होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर चोर और पुलिस दोनों यहाँ पे पहुंच गए एक टाइम पे, तो पहुंच गए मतलब उसने पकड़ लिया, आप इतना मान के चलोगे, कहीं दिमाग मत लगाना, कहीं भागा, उनके बीच हाथापाई हुई, फिर चोर दोबारा भागा, फिर कुछ और डिस्टेंस कवर करेगा, तो एक ख्याली पलाव आप नहीं पकाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों अगर यहाँ पे पहुंच गए तो चोर पकड़ा गया। अगर चोर सिपाही के बराबर में आ गया, मतलब सॉरी, सिपाही चोर के बराबर में आ गया तो चोर पकड़ा गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, 5/10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 100 प्लस एक्स ओवर 10 और यहाँ पे x ओवर 8, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 प्लस 8x बराबर 10x, तो 800 बराबर 2x हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा 400। तो चोर 400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 6 सेकंड, ठीक है। तो 100 मीटर की ट्रेन है भाई और 100 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर रही है 6 सेकंड में, तो ये स्पीड हो गई, तो 200/6, ठीक। अब आगे क्या बोल रहे हो, हाउ मच टाइम विल द सेम ट्रेन टेक टू क्रॉस अनदर 200 मीटर लॉन्ग ब्रिज। तो आप क्या करेंगे भाई, आपकी स्पीड तो ये रहेगी 200/6, अब 100 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर का ब्रिज है, टाइम कितना लगेगा हमको निकालना है। तो भाई ये क्या आ गई, ये भी स्पीड है, स्पीड ये भी है, करेक्ट। दोनों को इक्वेट कर दो, आपका टी निकल जाएगा। तो 200/6 बराबर 300, ये जोड़ेंगे दोनों को, 300 आएगा अपॉन टी, ठीक। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 3 6, तो ये आपका आया 1/3 इज इक्वल टू 3/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t इज इक्वल टू 9, तो 9 सेकंड, 9 सेकंड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 14 वाला निकल गया आपका। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, 2 ट्रेन्स 105 मीटर एंड 90 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स एट a speed of 45 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। अब भाई एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, तो जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो ध्यान रखना
ये जो रिजल्टेंट स्पीड होगी ये जुड़ जाएगी, तो यहाँ भी 1 की 90, सॉरी 90 नहीं, इस बार गड़बड़ नहीं करनी है, 1 की 45, 1 की 72 है, तो 5 2 7 और 7 4 11, 117 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 5 मिनट 18, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आंसर आपका सेकंड में है। तो ये आपका कितना आ गया, 105 मीटर पहली ट्रेन है। जब ये इधर को क्रॉस करेंगी, क्रॉस कैसे कर पाएंगी, मतलब एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन की भी डिस्टेंस कवर करनी होगी और खुद की भी डिस्टेंस कवर करनी होगी अगर वो क्रॉस कर रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोनों ट्रेन की लेंथ, तो 105 प्लस 90 195, ठीक, बट्टे टाइम, ये हमको बताना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 नाम 45, उसके बाद 13 निम्मा 117, 13 तिया 39, फिर 3 तिया 9, फिर 3 6 18, तो 1/6 बराबर 1/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी का वैल्यू कितना आ गया 6 सेकंड, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो चलो बात करते हैं आगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आपका, इफ E denotes क्रॉस यानी कि इनटू मल्टीप्लिकेशन, F denotes डिवीजन, G denotes प्लस एंड H denote माइनस, देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, जो जो इसने बोला है बस आपको वहां पे रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको पहले लिख लो, यहाँ पे 8 36, उसके बाद कितना है 6 है, फिर 8 36 6, फिर 6, उसके बाद है आपका 3। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जैसे उसने बोला है जी का मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जी डिनोट्स प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस कर लेंगे, ठीक है। जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एफ है, एफ को क्या बोल रहे हो, एफ डिनोट्स डिवीजन। इसके बाद एच, एच डिनोट्स माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। फिर आपका ई, ई डिनोट्स इनटू, तो यहाँ पे इनटू लगा दीजिए। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक में करके दिखा देता हूँ, लेकिन बाकी में आप लोग करेंगे और जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। तो 6 6 36, आपको बॉड मास यूज करना है, पहले डिवीजन करेंगे। जो यहाँ पे ऑपरेशन आप देख रहे हैं प्लस डिवीजन माइनस इनटू, तो इसमें सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, उसके बाद आप इनटू करेंगे, तो 6 तिया 18, और यहाँ पे कितना है प्लस का 8, तो 8 6 14, 14 माइनस 18 कितना आएगा माइनस का 4, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेक्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, इन द फॉलोइंग टू साइन इन द इक्वेशन, in the following two sign in the equation have been interchanged, find out those two sign to make the equation correct। तो उसमें ऑप्शंस दिए हैं आपको, ध्यान से देखना। तो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा ऑप्शन का सहारा लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, 1 by 1 इसमें ये ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने ए चेक किया, ए में नहीं बना तो फिर बी चेक किया, बी में नहीं बना तो सी चेक किया, सी में नहीं बना तो डी में बनेगा, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी कैसे, मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इनटू और डिवाइड को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, 16 ऐसी रहेगा, प्लस आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर 4 आएगा, और 4 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड है, लेकिन डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे क्रॉस से, यानी इनटू से। इसके बाद 2 एज इट इज, फिर आपका माइनस साइन है एज इट इज रहेगा, 21 एज इट इज रहेगा, इनटू की जगह आप लगाएंगे डिवाइड, फिर 7, और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट आपको 21 ही मिलेगा। चेक कर लेते हैं। तो ये 7 तिया 21, फिर ये माइनस, उससे पहले 2 4 दूनी 8 कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे आप, उससे पहले 16, ठीक। तो 16 8 कितना हो गया, 16 4 20 4 24, 24 माइनस 3 21। तो इस तरह से आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं P प्लस क्यू इम्प्लाइज P माइनस क्यू। जहां पे आपको P प्लस क्यू दिख रहा है तो इसका मतलब वही वो कौन सा ऑपरेशन है, माइनस वाला ऑपरेशन है। जहां पे P माइनस क्यू दिख रहा है तो माइनस की जगह कौन सा ऑपरेशन है, वो इनटू वाला ऑपरेशन है। यानी आपका प्लस जो है वो माइनस के आपका इंटरचेंज होगा, करेक्ट। इंटरचेंज नहीं, आपको प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, इंटरचेंज नहीं करना है, ठीक है, अदला बदली नहीं करनी है। और जो माइनस है उसको रिप्लेस करना है इनटू के साथ, और जो इनटू है उसको रिप्लेस करना है डिवाइड के साथ, और जो डिवाइड है उसको रिप्लेस करना है आपको प्लस के साथ, ठीक है। तो इस तरह आप रिप्लेस करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच करेगा, पहला वाला मैच करेगा, दूसरा मैच करेगा, तीसरा मैच करेगा, चौथा मैच करेगा, ये भी आपको 1 by 1 चेक करना है,
ठीक है, यहाँ पे जो आपका मैच करेगा वो करेगा ऑप्शन सी। अब कैसे करेंगे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये 25 पहले आप लिख लो, फिर लिख लो आप 6, फिर लिख लो आप 45, उसके बाद लिख लो 9, फिर आपका 23, और इसको सिंप्लीफाई करके कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो आप करेंगे क्या, ये जो प्लस है, प्लस को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस से, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर माइनस है, माइनस को किससे रिप्लेस करेंगे, इंटू से, तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। उसके बाद ये इंटू है, इसको किससे रिप्लेस करेंगे, डिवाइड से, तो यहाँ पे डिवाइड आएगा। और उसके बाद आपका डिवीजन है, डिवीजन को किससे करेंगे, प्लस से, तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 9 पंजे 45, फिर यहाँ पे 6 गुणा में है, ये माइनस, इससे पहले 25, फिर ये प्लस का 23। अब ये कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, इससे पहले कितना है 25, बाद में कितना है 23, दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, 2 2 4, माइनस 30, तो ये आपको 18 ही मिलेगा, बाकी और किसी में मैच नहीं करेगा। ठीक है, आई होप ये सवाल भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, विच टू साइन एंड टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो इसमें किन दो साइन को और किन दो नंबर को इंटरचेंज किया जाए जिससे कि आपका आंसर यहाँ पे मैच कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के थ्रू ही जाना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 4th वाले का डी। ठीक है, तो यानी प्लस को आप माइनस से इंटरचेंज करेंगे, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करेंगे, और जहां पे 4 है वहां पे 40 लिखेंगे, और जहां पे 40 है वहां पे 4 लिखेंगे। तो एक मैं करके दिखाता हूं आपको, ये 4 है, ये देखो देखो ये आपका 4 है। ठीक है, तो 4 की जगह कितना आएगा, 40, फिर माइनस की जगह क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है। ठीक, फिर आपका 15 है, वो एज इट इज रहेगा, और प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर आपका 6 है, वो एज इट इज रहेगा, इंटू एज इट इज रहेगा, इंटू को कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, फिर आपका 40 है, 40 की जगह कितना आएगा, 4, क्योंकि आपको इन दोनों को इंटरचेंज करना है। उसके बाद आपका क्या है, डिवाइड, वो एज इट इज रहेगा, और 2 एज इट इज रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। चेक करते हैं, 6 चेक को 40, इससे पहले डिवाइड करेंगे आप 2, फिर यहाँ इंटू में 6 आएगा, फिर माइनस, फिर 15, और ये 40 आपका पहले ही, तो 6 तो नहीं 12, यहाँ पे 15, और इससे पहले आपका 40, तो 40 10 50 5 55, माइनस 12, 5 में 2 गया 3, और 5 में 1 गया 4, 43। तो आपका आंसर कितना आ गया, 43। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। If P means plus, Q means minus, R means into and S means division, then इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको सिंप्लीफाई करना है। पहले आप 20 लिख लो, 5 लिख लो, 10, फिर 20, फिर 10। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है R, R का मतलब है भाई into, उसके बाद P, P का मतलब है प्लस, इसके बाद बोल रहा है Q, Q का मतलब है माइनस, फिर लास्ट में क्या आपका S, और S का मतलब क्या है, डिवाइड। तो जैसा जैसा वो बोल रहा है वैसा वैसा आपको करना है, और उसके बाद आपको सिर्फ बॉड मास यूज करना है और आपका आंसर। तो ये 2, इससे पहले 10, इससे पहले आपका 5, फिर इससे पहले इंटू में 20, 20 पंजे 100, 100 प्लस 10 माइनस 2, तो 110 माइनस 2 यानी कि 108। करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, which two sign and two numbers should be interchanged to make the given equation correct। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू आपको जाना है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन के थ्रू जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 जाएंगे, ए में नहीं मिला तो बी में, बी में नहीं मिला तो सी में, सी में नहीं मिला तो डी में। तो इसका आंसर जो होगा आपका 6 वाले का वो होगा ऑप्शन सी। इसको आप चेक कर लेंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं, आपको सी ऑप्शन क्या मिलेगा, एज अ आंसर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, in a certain code language plus represent into plus represent plus, okay, minus represent division and into represent minus, find out the answer to the following equation। ठीक है भाई, इसको लिख लीजिए, 18 9 3 8 and 4। ठीक है, तो into को रिप्लेस करना है आपको, into represent माइनस। ठीक है, दिया है into represent माइनस, उसके बाद आपका है प्लस, प्लस रिप्रेजेंट व्हाट, प्लस रिप्रेजेंट into, तो यहाँ पे into कर दीजिए। इसके बाद
माइनस रिप्रेजेंट डिवीजन, तो माइनस लास्ट में, तो यहाँ पे डिवीजन लगा दीजिए, उससे पहले आपका प्लस है, प्लस रिप्रेजेंट व्हाट, प्लस रिप्रेजेंट प्लस, तो प्लस की जगह प्लस ही करना है। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे 3 और ये गुणा में 9 और ये इससे पहले 18, तो 9 3 27, तो 18 माइनस 27 प्लस 2, 18 2 20, 20 माइनस 27 माइनस 7, तो ये ऑप्शन तो मैच नहीं खा रहा भाई, यानी कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, ये यहाँ पे डिवीजन आई थी, ये डिवीजन है, क्योंकि मुझे लग तो रहा था कि प्लस प्लस को ही रिप्रेजेंट करेगा, गड़बड़ है कुछ, डिवीजन इनटू को कर रहा है, तो कोई नहीं, यहाँ पे जहां पे हमने प्लस को प्लस बोला है तो यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे, ठीक। और लास्ट में माइनस था, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट डिवीजन, बाकी सब ठीक है। अच्छा माइनस डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्लस भी प्लस प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आंसर क्यों नहीं आ रहा, और डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ अच्छा ठीक है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन एक्चुअली, डिवीजन रिप्रेजेंट प्लस, तो डिवीजन कहां पे है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये डिवीजन है, हाँ ये डिवीजन है, तो डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन रिप्रेजेंट प्लस, तो ये प्लस आएगा, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, नो नीड टू वरी। तो यहाँ पे आपका आएगा 18 9 3 8 4, ठीक है, तो पहला इंटू, इंटू रिप्रेजेंट कर रहा है भाई माइनस को, तो यहाँ माइनस लगाइए, ठीक है, ये आपका है डिवीजन, डिवीजन, और 9 ये यहाँ पे, ये आपका क्या है, डिवीजन है, ठीक है, तो डिवीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस को, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, उसके बाद प्लस है, प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू को, ये देखिए, फिर माइनस, माइनस रिप्रेजेंट व्हाट, डिवीजन, तो ये डिवीजन है, बस 4 दूनी 8, ये इनटू, ये 3, ये प्लस, ये 9 और ये इससे पहले इस तरह से, तो 3 दूना 6, ये 9 है और यहाँ पे 18 है, 18 से 18 6 24 माइनस 9, तो ये 15 आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट, तो 7वें का आएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, इफ डॉलर स्टैंड फॉर एडिशन, एट द रेट स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, हैशटैग स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सी, इसको क्या बोलते हैं सिंबल, आई हैव नो आइडिया, या मुझे ध्यान से उतर गया है, आप लोग देख लीजिएगा, एंड दिस साइन रिप्रेजेंट व्हाट, दिस स्टैंड फॉर डिवीजन, देन सॉल्व, यदि डॉलर का प्रतीक यह है, ठीक है, वो हिंदी में है, तो 75 5 20 12 3, तो यहां पे इसकी जगह क्या आएगा भाई, डिवीजन आएगा, फिर डॉलर की जगह क्या आएगा भाई, डॉलर स्टैंड फॉर एडिशन, ठीक है, फिर एट द रेट स्टैंड फॉर व्हाट, सब्ट्रैक्शन, लास्ट में क्या, हैशटैग, हैशटैग स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो भाई पहले डिवीजन कर लो, 15 पंजे 75 प्लस ये 20, फिर ये 12 3 36, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 15 और 20 35 माइनस 36, तो माइनस का 1, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, तो 8 का आ गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ a is represented by plus, b is represented by minus, c is replaced by division and d is replaced by into, then find the value of the following expression, तो ठीक है भाई, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, 25, फिर है आपका 5, फिर 35, फिर है 15, देन 4, तो यहाँ पे c की जगह क्या है, डिवीजन, b की जगह क्या है, माइनस, फिर a की जगह प्लस और d की जगह इनटू, तो 5 पंजे 25 माइनस और ये 35 और 15 चौको 60, 65 65 माइनस 35, 5 में 5 के 0, 6 में 3 गया 3, 30, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो 9 वाले का कितना आ गया आंसर, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि करना कुछ नहीं है, जैसा वो बोल रहा है वैसा आप कर दो और आपका आगे चल के आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, what will be the value of the following expression if division stand for addition,
प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इंटू स्टैंड फॉर डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबके साइन रिप्लेस करने हैं। करेक्ट, यानी 60 इंटू रिप्रेजेंट व्हाट ही टोल्ड यू, डिवीजन, फिर ये 5, फिर माइनस स्टैंड फॉर व्हाट, मल्टीप्लीकेशन, फिर 6, फिर आपका डिवीजन, डिवीजन स्टैंड फॉर व्हाट, एडिशन, और उसके बाद 2 है, फिर प्लस स्टैंड फॉर व्हाट, प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन आएगा और ये 8 आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 पंजे 60 इंटू 6 प्लस 2 माइनस 8, 12×6 72 प्लस 2 माइनस 8 74 माइनस 8, तो ये 66 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो 10th का सी ऑप्शन करेक्ट। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द साइन इनटू इंटरचेंज विद डिवीजन, यहाँ पे इंटरचेंज बोल रहे हैं, एंड माइनस इज इंटरचेंज विद प्लस। ठीक, तो पहले लिख लो यार, 136, फिर 8, फिर 3, फिर 5, फिर 3, तो यहाँ पे इंटू इंटरचेंज विद डिवीजन, और जहां डिवीजन आ रहा है वहां पे इंटू कर दो, 8 और 3 के बीच में डिवीजन है, वहां पे इंटू आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये इंटरचेंज हो गए। इसके बाद ठीक है, एंड माइनस इज इंटरचेंज विद प्लस, तो भाई जहां पे माइनस है यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बस अब आंसर क्या आएगा आपको बता रहे हैं। तो 8 एकम 8, 8 5 13, 5 बचा 56 हो गया, 8 7 56, फिर इंटू 3, फिर प्लस 5 माइनस 3, 17 दिए 51, प्लस 5 माइनस 3, तो ये 56 माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा 53, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो 11th का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, इफ वी इंटरचेंज प्लस विद माइनस, पर लिख लो इसको, 10 13 एंड 2। ठीक है, डिवीजन विथ इनटू, तो इनटू के साथ डिवीजन, और डिवीजन की जगह इनटू। ठीक है, और प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ही टोल्ड लाइक दैट। ठीक है, प्लस विथ माइनस, तो कितना रहा 13 39 माइनस 10 प्लस 13 26, तो 6 3 9, 2 1 3 माइनस 10, यानी कि 29, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, if we interchange plus with minus and division with into and sorry, if we interchange plus with minus, प्लस और माइनस को इंटरचेंज कर रहे हैं, और डिवीजन और इनटू को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज मतलब इनको आपस में बदल दे रहे हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप पता है आपको पैटर्न क्या है, किस तरह से करना है, तो इसका जो आंसर बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन डी, करेक्ट। अब इसको चेक भी करके मैं दिखा देता हूँ आपको। 7, ये आपका 2, ये आपका 21, ये आपका 3, तो भाई प्लस और माइनस चेंज, ठीक, और डिवीजन इनटू चेंज, इनटू और डिवीजन, तो 3 7 21, यहाँ पे 7 दूनी 14 और ये 17। ठीक, 17 7 17 3 20 4 24, 24 माइनस 14 10, मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, if we interchange plus with division and minus with into, then what is the value of the following expression? ये भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, यानी कि 1। ठीक है, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, हमने सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम जैसा अभी तक किया वैसे इसमें भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इफ प्लस मींस सॉरी इफ डिवीजन मीन प्लस, माइनस मींस इन प्लस, एक सेकेंड, डिवीजन मींस प्लस, माइनस मींस डिवीजन, डिवीजन है प्लस है, ये आपका होना चाहिए डिवीजन, हाँ डिवीजन है, ठीक है। और इनटू मींस माइनस एंड प्लस मींस इनटू, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ये 16 गुणा 4 है, तो गुणा का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, 4 आ गया,
फिर 3 इंटू 4, इंटू का मतलब क्या है यहाँ पे माइनस, वो इंटू है तो माइनस आएगा 4। प्लस का मतलब क्या है भाई यहाँ पे, प्लस का मतलब है इंटू, दिया है हमें, ध्यान से साइन देखिएगा ठीक है। फिर 8 इंटू की जगह माइनस, फिर प्लस, प्लस की जगह इंटू, फिर डिवीजन, डिवीजन की जगह क्या है प्लस। बस ये सिंप्लीफाई करना है, 16 में 4 किया 12 और ये -7 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, फिर 15 दिया 45 प्लस 1, तो 12 में 7 दिया 5, बट्टे में आ जाएगा 16 और 1 17। आंसर नेगेटिव में तो है नहीं कहीं, 17 माइनस 45, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हुई है। प्लस डिवीजन का मतलब क्या है प्लस, हमने प्लस ही किया है, और प्लस का मतलब क्या है इंटू, अच्छा प्लस का मतलब है इंटू, यहाँ इंटू ही किया है, और इंटू का मतलब क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही किया है, इंटू की जगह हमने माइनस ही किया है ठीक है। तो 8 दूनी 16, 15 दिए 45 और ये प्लस 1, तो नेगेटिव में क्यों आ रहा है आंसर, कुछ साइन का लोचा है इसमें, कुछ ना कुछ साइन का लोचा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। 16 इंटू 4, इंटू को हमने माइनस से रिप्लेस किया है, सही बात है ठीक है। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी सो नो नीड टू वरी, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल सही मिलेगा, यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, करना आपको वैसे ही, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए उसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं था, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर ऐसी कोई गलती जो मैं शायद अभी यहाँ पे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, कोई माइनर सी मिस्टेक होगी, लेकिन आप सामने देख रहे हो तो क्या पता आपको गलती साफ पता लग रही होगी। तो अगर आपको गलती यहाँ पे पता लग रही है तो आप प्लीज चेंज कीजिएगा, अगर नहीं पता लग रही है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई होप गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाकी ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आएगी। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू। चलिए हमारा जीके का जो पहला प्रश्न है वह क्या कहता है, वेयर इज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट डेजर्ट, दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तानों में से एक भारत में कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सबसे बड़ा आपका क्षार रेगिस्तान है, सॉल्टेड रेज जो आपका है वह कहाँ पे है, वह गुजरात में है। कहाँ पर है, कच्छ रण आपने सुना होगा, कच्छ गुजरात में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वह आपका कितने प्रतिशत हो सकते हैं, 15% हो सकते हैं। लोकसभा की कुल जनसंख्या का कितना हो सकता है, 15% हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह संशोधन आपका कब किया गया था, यह संशोधन जो है 91 संशोधन 2003 में आपका किया गया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। देखिए कितनी बड़ी अचरज की बात है कि इसमें से, हालांकि ऐसे बहुत सारे देश हैं लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बात करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्या है, सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर एक भी नदी नहीं बहती। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ओमान है, कतर है, कुवैत है, यहाँ पर भी कोई भी नदी नहीं है। तो थर्ड का जो है वह बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फोर्थ पे चलते हैं, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी ने गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में सुना होगा, 4 उनके लिए शहर बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त होता है। सारनाथ में पहला प्रवचन देते हैं और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण, ठीक है, वहां पे उनकी डेथ हो गई थी, जिसको आपका महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। तो फोर्थ का जो है, फोर्थ का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं, आरबीआई। देखिए आरबीआई आपको पता होगा, जब इसका वैसे जो गठन है वो सन 1935 में आपका किया गया। अब इसका जो है इस समय इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, वह आपका मुंबई में है। लेकिन जब ये आपका था तो आपका कहाँ था, ये आपका कलकत्ता में था। कहाँ पर था, कलकत्ता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही आंसर आ जाएगा। जब 1 अप्रैल 1935 को बना था तो इसका मुख्यालय आपका कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में यह मुख्यालय कहाँ आपका शिफ्ट हो गया, यह मुख्यालय आपका मुंबई में शिफ्ट हो गया। आज भी मुंबई में ही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आप बताइएगा,
इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? बहुत बार यह प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्व और बॉली किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, आपने सर्व जो सुना होगा वो आपका किससे है? वो आपका टेनिस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसी दिवस पर हम जो है क्या मनाते हैं? हम आपका शहीद दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 7th का जो आंसर है वो आंसर नंबर बी है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने करी थी? नाथूराम गॉडसे ने करी थी, इसलिए उस दिवस को हम आपका शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अभी आपको पता है, देखिए जनगणना शुरू होने वाली है, जाति जनगणना भी उसमें आपकी शुरू होने वाली है, लेकिन यहां पर आपका है कि पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, तो ये कब की गई थी? यह की गई थी आपका 1977 में। कब की गई थी? पहली जो है वो आपका 1977 में जो है पहली आर्थिक जनगणना की गई थी। 8th का जो है 8th का आपका ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का नाम बताइए। वो कौन है? वो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन से खेल से संबंधित है आप बताना चाहें तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। वो आपकी क्या है? एक भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। क्या है? वेट लिफ्टर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये सत्य के मेरे प्रयोग किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर क्या है? 10 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 11 पे चलते हैं, हम सभी को पता है हमारे उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति को भारत रत्न का पुरस्कार मिला है, गोविंद वल्लभ पंत जी आपके हैं। इनको कब मिला है यह तो आपको पता होगा, लेकिन कब मिला है यह आपको देखना है। इनको मिला है आपका कब? 1957 में। कब मिला है? 1957। 11 का जो है 11 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। यह जो है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और भारतवर्ष के चौथे गृह मंत्री आपके थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च। अब यहाँ पे कॉटन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे को याद आया, वो आता है कौन सी मिट्टी है? वो काली कपास मिट्टी है, काली मिट्टी जो है। और यह इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में। ऐसी आप और भी जो है वो देख सकते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान उत्तर प्रदेश में है, आलू शिमला से रिलेटेड है, तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी में है, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। तो आप साथ साथ में इनको भी जो है याद कर लीजिएगा, बट हमारा आंसर जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला इजी क्वेश्चन है, चाणक्य के ही 3 नाम है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही व्यक्ति है, समुद्रगुप्त नहीं है। तो इसका जो है वो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनैतिक सलाहकार को किन नामों से जाना जाता है? आप सभी को पता होगा चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला कौन था? वो आचार्य चाणक्य थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के आपके थे। 13 का जो है डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु कहाँ से शुरुआत होती है? यह आपका गुरु नानक देव जी से शुरुआत होती है। कितने आपके गुरु थे? इसमें 10वें गुरु थे। 10वें गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की है, यही हेमकुंड साहिब में उन्होंने तपस्या आपका की है। तो यह कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। कौन है? ऑप्शन नंबर डी। सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वो आपका गुरु गोविंद सिंह है। 14 का डी आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से होता है? अब आप देखिएगा, चक्रवात नहीं, हवा के द्वारा, बाढ़ जब ज्यादा पानी आ जाता है, भूस्खलन भाई जब कोई मिट्टी वगैरह मतलब आपका पहाड़ वगैरह टूट जाता है, बारिश से ही सामान्य तो भूस्खलन आपका होता है। लेकिन जो भूकंप आपके आते हैं वो आपका टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट धरती के अंदर की जो प्लेट्स हैं, जैसे उत्तराखंड भी बहुत आपका, उत्तराखंड किसमें है? उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आपका है, बहुत क्रिटिकल स्टेज पे हम आपके हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट के उससे आपका होता है
वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी भूकंप जो है, भूकंप आपका यहाँ पर आता है। तो इस तरीके से हमारे जो जीके के 15 क्वेश्चन है ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब अगर आप अभी यहाँ पर डीएलएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप वीएससी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।